हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़बरदस्त हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में रहा है और मैंने अब इसके बारे में पढ़ाया था। ये डीपीएसपी में जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल था, वहाँ पे मैंने आर्टिकल 44 के बारे में पढ़ाया था। लेकिन बहुत उसमें ब्रीफली बताया था क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कशन करने थे। इसलिए मैंने वहाँ पे बोली थी कि मैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की और एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है क्या? उसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स क्या है? उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? उसकी नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? और क्या-क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं? और करंट अपडेट न्यूज़ का जो अपडेट है उसके बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। तो पहले हम देखते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ये रिजोनेट करता है वन कंट्री वन रूल के वन रूल जो नारा है उसके साथ ही रिजोनेट करता है। मतलब एक ही कंट्री में एक ही रूल चलेगा। ठीक है? कोई डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रूल नहीं चलेगा। कंट्री एक है तो रूल भी एक होना चाहिए हर एक स्टेट के लिए, हर एक सिटीजन्स के लिए। तो ये जितने सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक ही रूल लागू होना चाहिए। ये कहता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। ये जो सिविल कोड यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है ये पार्ट 4 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। तो ये क्या कहता है? 44 कहता है आर्टिकल 44 कि स्टेट को मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट के तो डेफिनेशन हमने पढ़े थे आर्टिकल 36 में। जो स्टेट है इसको कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि मैंडेटरी क्योंकि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी कोई भी चीज़ें मैंडेटरी नहीं कहता, ये कहता है स्टेट को कोशिश करनी है। स्टेट जो भी लॉ बनाएगा उसको ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए स्टेट को। तो इसीलिए ये कहता है आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट को ये कोशिश करनी होगी कि हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने सारे सिटीजन्स हैं सबको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम में सिक्योर किया जाए। मतलब सबके लिए एक ही रूल लागू होना चाहिए इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ये कहता है। तो जो भी हमारे लॉज बनेंगे वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये कहता है ऑल सेक्शन सोसाइटी में जितने सारे सेक्शंस हैं, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो और जितने सारे सेक्शन है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। हमारे कंट्री में क्या होता है, माइनॉरिटी जो होते हैं माइनर रिलीजन उनके लिए कुछ अलग नियम है कानून है, जो मेजॉरिटी है हिंदू है उनके लिए थोड़ा अलग कानून है। तो ये उसको हनन करता है, आई मीन ये इसके इग्नेस्ट में जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है रिलीजन को आप साइड में रखो, आपको जो भी करना है एक मतलब लॉ एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी और रिलीजन एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी। हमारे एक्चुअली इंडिया में क्या होता था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं हुई थी तो पहले हम रिलीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। मतलब रिलीजन के आधार पर हमारे जो शास्त्र है ग्रंथ है उनके आधार पर हम धार्मिक मतलब हम डिसीजन लेते थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले जब महाभारत और उस तरह की चीज़ें देखते थे हिस्ट्री में। अब देखेंगे कि एक सरपंच होते हैं, गाँव के मुखिया होते हैं, वो ये मान के चलते थे कि अ, हमारे रिलीजन को पकड़ के जो भी डिसीज़न होता था, धर्म में हमें ये करने के लिए मना किया गया है, इसलिए ये करना गलत है। इसी तरह से वो पनिशमेंट देते थे। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो वो रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बना मतलब लॉज़ बनाए। तो इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखा होता है। कुरान में कुछ डिफरेंट चीज़ें लिखा होता है, बाइबल में कुछ डिफरेंट चीज़ें लिखा होता है और हमारे इंडियन शास्त्र में कुछ डिफरेंट लिखा होता है। इसलिए उन सबको मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग-अलग मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के लॉज़ बनते हैं। इसीलिए लेकिन आज की जो मॉडर्न सभी सिविलाइजेशन है वो एक अलग राह में चल रही है। मतलब हमारे रिलीजन एक डिफरेंट लाइन में और एक मॉडर्न सोसाइटी डिफरेंट लाइन में, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के फेस करने पड़ते हैं। इसी वजह से कंट्री ने ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि हमारे जो सिविलियंस हैं आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एक नेशनल सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ज़रूरी है, इसी वजह से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को? तो ये जो पर्टिकुलर कोड है यूसीसी, ये कवर करता है मैरिज में, डिवोर्स, मेंटेनेंस,
इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होते हैं, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, फिर अडॉप्शन होती है, ये सब चीज़ों में मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की बात करती है। ये भी कहता है देयर शुड बी नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। मैं कह रही थी ना कुछ वक्त से पहले कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हो जो है वो एक डिफरेंट राह में चल पड़ी है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ों को देखिए, मुस्लिम लोगों की क्या होती है, बुरा मत माना कि वो ट्रिपल तलाक जो है कैटेगरी की है, वो एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आजकल की दुनिया में, क्योंकि जो जितने सारे चाहते हैं उतने ट्रिपल तलाक लेके मैरिज कर लेते हैं। वो एक सेंटिमेंट को हर्ट करता है वुमेन की, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली यूसीसी है, ये फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करती है हमारे सिटीजन्स को, और सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस भी करती है, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी ये रिड्यूस करती है। इसी वजह से यूसीसी को आना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है? तो अगर एक बात हम क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारे आज तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों से बनी आ रही है, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास, इंडिया के पास कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं मैटर्स है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए हैं, जैसे कि हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक हो गया, सिविल प्रोसीड्यूर कोड हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट। ये सब चीज़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंटेन लागू होती है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अपने फिजिबिलिटी को लेकर, अपने रिसोर्सेस, जितने सारे रिसोर्सेस हैं उसको देखकर और अपने अपने सुविधा लेकर वो अमेंडमेंट करते रहते हैं, ये सब मैटर्स में लेकर। क्योंकि ये डिफरेंट स्टार्ट में डिफरेंट कैटेगरी जो पीपल रहते हैं, कहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे सिख ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सेक्युलर सिविल लॉज डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट स्टेट में। लेकिन एक आप अगर एग्जांपल मान के चले, बहुत सारे स्टेट ऐसे हो गए, जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट एक 2019 में लागू हुआ था, जिसको बहुत सारे स्टेट ने रिफ्यूज़ किया था और माने नहीं। ठीक है, इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये जो इसीलिए अमेंडमेंट कर पाती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये यूसीसी को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी मतलब जो भी सेंट्रल रूल बनाती है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अमेंड कर सकती है, या फिर अपने रूल्स भी चला सकती है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम फर्स्ट देखेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आई। प्री इंडिपेंडेंस इरा में जब हमारे ब्रिटिशर हमें शासन कर रहे थे, कॉलोनियल इरा उसके कहा जाता है, तो तभी क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी लेक्स लो की रिपोर्ट, जो कि अक्टूबर 1840 में आई थी। उसमें क्या किया गया था, एक यूनिफॉर्म हमारे जो इंडियन लॉ थी उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने की बारे में बात किया गया था, इंपॉर्टेंस दिया गया था, रिलेटिंग टू क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो क्राइम हो रहे थे, जो एविडेंस मिल रहे थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की बात किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ मना कर दिया गया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम को जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज मतलब डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनल लॉज होती है, जैसे कि हिंदू की हमारे अलग अलग, मुस्लिम के अलग अलग, सिख के अलग अलग। तो इसी तरह से डिफरेंट पर्सनल लॉज को उन्होंने सेपरेट रखा। उन्होंने कहा कि इसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। इसीलिए क्वींस जो थे हमारे तब 1859 में, वो प्रोक्लेम किए कि हम इंडिया के जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेयर करने की बात किया गया। इसीलिए क्रिमिनल लॉज को एक ही तरह कोडिफाई किया गया, मतलब इंडिया में एक ही तरह की, होल कंट्री में एक ही तरह की क्रिमिनल लॉज लागू हो रहे थे, और पर्सनल लॉज डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के डिफरेंट पर्सनल लॉज मेंटेन हो रहे थे। ठीक है। लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल इरा आई, जब हमारे भारत इंडिपेंडेंट हो गया 1947 से लेकर 1985 तक, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने, डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स आई, तभी क्या हुआ, हमारे जो लीडर्स थे
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू किया। उनको लग रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन तभी जो हमारे स्टेट की कंडीशंस थी, कंट्री की कंडीशंस, इतना खस्ता हालत हो गया था कि हम इसी हालत में नहीं थे कि एक पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ बन गई थी, उनके बीच में दंगा हो रही थी, तो सबके ऊपर एक ही तरह की कोड लागू करना सही नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको डीपीएसपी में डाल दिया। ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में डाल दिया, और उन्होंने कहा जो भी हमारे बनेंगे लॉज, तो यूसीसी को भी इस पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। ठीक है, इस तरह से हमारे यूसीसी आगे लाइन में। अगर हम देखें तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे तब, देखिए एक जब यूसीसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे, लाइक हिंदू कोड बिल हुआ था जो कि बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टेड किया था, लाइक रिफॉर्म हिंदू लॉज, एंड इसमें लीगलाइज्ड किया गया था डिवोर्स को, पॉलीगमी को ऑपोज्ड किया गया था, और डॉटर्स जो भी लड़कियां हैं उनको राइट्स देने, इनहेरिटेंस की राइट्स देने की बात किया गया था। जैसे कि हमारे क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनको पिता के बाद लड़कों की इनहेरिटेंस के बारे में बात किया जाता है। लड़कियों को पराया धन मान के उनको, मतलब शादी होने के बाद वो तो चले जाते हैं ससुराल, इसलिए उनको इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे हिंदू कोड बिल जो है वहाँ पे लड़कियों को देने की बात भी कहा गया था। फिर हिंदू मैरिज एक्ट एक रिफॉर्म आई थी, उसके बाद माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ये भी आई थी, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी आई थी, और उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि 1954 में उसको इनेक्ट किया गया था, जो कि डिफरेंट रिलीजन में, मतलब सिविल मैरिज आउटसाइड ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनल लॉ, कोई भी और एक रिलीजन में अगर आप शादी करते हैं उसके बारे में ये स्पेशल मैरिज एक्ट बात करता है। अब हम 2-3 जुडिशियल इंटरवेंशंस देखेंगे, क्या-क्या यूसीसी को लेकर हमारे हिस्ट्री में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या केसेस आए थे और उसके इम्पैक्ट क्या-क्या हुआ था। तो पहले जो केस था ये एक शाहबानो केस है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट केस है, आप लोग याद रख सकते हैं। मैं आपको स्टोरी के हिसाब से बता रही हूँ। देखिए, एक 73 ईयर ओल्ड मैन थी जिनको अपने हस्बैंड ने तलाक दे दिया। किस तरह से? ट्रिपल तलाक, मतलब 3 टाइम्स आई डिवोर्स 3 टाइम्स। तो इसी तरह से कह के वो उन्होंने डिवोर्स दे दिया, और डिवोर्स तो दे दिया लेकिन मेंटेनेंस देने के लिए मना किया। ठीक है, तो वो औरत जो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उनसे न्याय मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो ऑल इंडिया प्रोसीड्यूरल कोड हुए सेक्शन 125 उसके अंदर इस केस को डाल दिया, और वो जो साहबानो थे उनके फेवर में केस को ले गया। ये जो सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में, ये मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात करती है, इसमें प्रोविजंस है। और ये जो चीज़ है इसको यूसीसी को के गाइडलाइन में बनी हुई है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सिटीजन, सॉरी, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये कोई भी रिलीजन हो, इसमें अगर वाइफ्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हो रहे हैं, तो वाइफ्स की मेंटेनेंस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की मेंटेनेंस, इसके बारे में ये बात करती है। कोई भी रिलीजन को ये फेवर नहीं करता। ठीक है, अगर मोलेस्ट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 125 काम करता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के गाइडलाइन से बनी हुई है ये। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉज थे, उन्होंने, उनके लॉज में ये था कि अगर कोई तलाक हो रहा है तो हस्बैंड मेंटेनेंस दे सकता है वाइफ को, लेकिन इद्दत, मतलब टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत मतलब 90 डेज, उनका 3 लूनर मंथ्स होता है जो कि 90 डेज की पीरियड होती है, वही दिन तक वो मेंटेनेंस देंगे, बाकी लाइफ टाइम तक नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो सेक्शन 125 था वहाँ पे था कि ये हर एक सिटीजन के लिए अप्लाई होता है, और वहाँ पे था कि वाइफ की भी मेंटेनेंस करनी है लॉन्ग लाइफ। लेकिन ये जो चीज़ें हो गया ये कंट्राडिक्ट हो गया, इसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ गई। तो गवर्नमेंट ने फाइनली एक मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट पास किया, जो 1986 में, ये केसेस हुआ 1985 में, सुप्रीम कोर्ट फेवर में जजमेंट दिया था। लेकिन 1986 में गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, मुस्लिम्स वुमेन्स एक्ट। ठीक है, इसमें उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है उसको ये बताया कि ये मुस्लिम वुमेन के ऊपर लागू नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से प्रेशर आ जाता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर।
नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या हुआ, जो शाहबानो केस में मुस्लिम वुमेन्स एक्ट आई थी 1985 में, उसको लतीफ़ी केस, जो डैनियल लतीफ़ी केस आई, उसमें 1986 में इसको क्या चैलेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि ये आर्टिकल 14 एंड 15 को वायोलेट कर रही है। कैसे? देखिए, अगर वुमेन्स मुस्लिम एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट, जो हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने सारे सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के, वो मुस्लिम वुमेन के ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन इसके चलते बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। देखिए, अगर हमारे हिंदू एक्ट में क्या होता है, जब कोई डिवोर्स लेना होता है वुमेन को, तो बहुत सारे प्रोसीडियर्स होते हैं, लगभग सालों बीत जाते हैं डिवोर्स केसेस में। और कई कई बार देखा गया है कि अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलती है तो डिवोर्स नहीं हो पाता। डिवोर्स हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस के बारे में भी बात किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होती है कि उनको अगर 3 बार आपने कह दिया कोई भी इंसान कि मैं तलाक दे रहा हूँ, तो तलाक हो जाता है। तो उसके साथ भी 90 पीरियड्स तक ओनली इद्दत पीरियड के तक ही दिया जाता है मेंटेनेंस, आगे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। जो वुमेन होती है उनके ऊपर किस तरह से बीत रही होगी, ये सोचिए कि उनके एक फैमिली होगी, मतलब बच्चे होंगे 2-3, और उसके पास अगर पुअर होगी, खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी वो, तो किस तरह से उसकी लाइफ गुजर रही होगी, बहुत ही डिफिकल्ट हो रही होगी। वो तो रास्ते में रोड पे आ जाएगी ना, वो जो वुमेन होगी। तो इसी वजह से इसको चैलेंज किया गया कि ये जो इक्वालिटी है हमारे आर्टिकल 14, 15 और उसके साथ आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, वो भी उस ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार तो फंस चुका था शाहबानो केस में, तो दूसरी बार वो फंसना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि देखिए, इद्दत पीरियड तक जो अमाउंट दिया जा रहा है मुस्लिम वुमेन को, इसको इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि वो अपने मेंटेन कर पाए। ठीक है? उसके बाद वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सके, मतलब वो फ्यूचर भी उसका सिक्योर हो जाए। इतना लार्ज अमाउंट मिलना चाहिए उस वुमेन को। तो इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि लॉ ऑफ लैंड के अंडर उन्होंने डिवोर्स जो मुस्लिम वुमेन है उनको सब फेवर में जाकर ये बात कही कि देखिए, अगर एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन है तो आपको उसके लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन रखनी होगी। और या फिर जब तक वो रीमैरी नहीं कर जाती, तब तक उसको मेंटेनेंस के लिए उसके हस्बैंड जिम्मेदार होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें किया गया। उसके बाद एक सरला मुद्गल केस आया। उसमें ये कहा गया कि देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसमें कि एक हिंदू हस्बैंड अगर किसी को डिवोर्स करके अपनी वाइफ को, एक्जिस्टिंग वाइफ को, नहीं नहीं, एक हिंदू हस्बैंड वो कन्वर्ट नहीं हो सकता इस्लाम धर्म में, और कोई दूसरे लड़की को शादी नहीं कर सकता तब तक, जब तक उसकी फर्स्ट मैरिज डिजॉल्व ना किया गया हो। ठीक है? आपको पहले फर्स्ट मैरिज से डिजॉल्व करना होगा, मतलब डिवोर्स लेना होगा, मेंटेनेंस मेंटेनेंस सब मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप कन्वर्ट होके कोई मुस्लिम वुमेन को मैरी कर सकते हो। तो यूसीसी के गाइडलाइन के अनुसार यूसीसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यूसीसी के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये बात कहा जा रहा है कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड अपने फर्स्ट मैरिज को डिजॉल्व ना करते हुए अगर इस तरह की कन्वर्ट होके कोई दूसरे मुस्लिम वुमेन को मैरी करता है, तो एक फ्रॉड इसे माना जाएगा और इस बायोगैमस मैरिज को प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक है? इस तरह से कुछ बातें हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूसीसी के एनेक्टमेंट होने से पहले क्या-क्या चीज़ें हुई थी, आई मीन क्या-क्या, कौन-कौन उसके सपोर्ट में थे, फेवर में थे, कौन-कौन एग्नेस्ट में थे। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पता है यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। इसको टीपीएसपी में रखा गया है। बी आर अम्बेडकर जो थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उन्होंने यूसीसी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए पर्टिकुलरली यूसीसी का इम्पोर्टेंस, पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने एम्फासिस किया, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गया, या फिर इरेडिकेटिंग प्रिवेलिंग सोशल इविल्स, मतलब तभी जब पोस्ट कॉलोनियल इरा थी या फिर कॉलोनियल इरा भी थी, वहाँ पे बहुत सारे सोशल इविल्स थे, लाइक सती प्रथा, बाल्य विवाह प्रथा। तो इस तरह की कुछ इविल्स को वो इराडिकेट करना चाहते थे, इसलिए
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करना चाहते थे। उनको सपोर्ट कर रहे थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर एंड के मुंशी, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अदर मेंबर्स भी थे। ठीक है, लेकिन एग्नेस्ट में थे नाजिरुद्दीन अहमद, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनका यही मानना था कि हम जो भी लॉज बनाते हैं उनको पर्सनल लॉज से सेपरेट रखनी चाहिए। मतलब जो यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए वो मतलब डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, और विदाउट देयर कंसेंट आप वो जो बातचीत ना करके अपने हिसाब से इस तरह की कुछ लॉ नहीं बना सकते। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इसमें एग्री होती है, या फिर सिख कम्युनिटी एग्री होती है, या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी एग्री होती है, तो सबकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है इस तरह की लॉज अगर बनती है तो। नेक्स्ट चलते हैं, किसी के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहली बात ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड रेनफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। हमारी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में ऑलरेडी मेंशन किया गया है तो कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि हम हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक रिलीजन के बारे एग्नेस्ट में हम कोई भी रिलीजन एग्नेस्ट में नहीं है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो हर एक धर्म में एक ही तरह की कोड लागू होनी चाहिए, एक ही तरह की लॉज लागू होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए कंट्री में, तो ही एक कंट्री सेकुलर कंट्री कहा जाएगा। तो इसी वजह से ये रेनफोर्स करता है सेकुलरिज्म को, आई मीन प्रमोट भी करता है सेकुलरिज्म को। तो पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, यूसेज इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल इंटेग्रिटी को बांध रखने का काम करता है, और पर्टिकुलरली ये जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, रिलीजियंस इक्वालिटी के बारे में बात करता है। यूसीसी का एक ही मुद्दा है, देखिए हमारे जो कंट्री है इंडिया, वो शुरू से ही ओमेन मतलब ओमेन डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब ओमेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, मोलेस्ट होते हैं, टर्चर होते हैं। तो इस वुमेन जेंडर जो होते हैं, वुमेन को की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन की इक्वालिटी के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन से। तो यूसीसी एक में ही उसमें ही एक है, उसका मेन पर्पज ये है जेंडर इक्वालिटी। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पॉइंट आप लिखो ना लिखो, जेंडर इक्वालिटी के बारे में जरूर लिखना। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है, वुमेन के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, इसके बारे में भी ये बात करता है। तो वुमेन की डिप्राइव वुमेन्स जो होते हैं उनके राइट्स के बारे में बात करता है, प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शंस, इससे ये सब करता है यूसीसी। तो और एक बात भी ये हो गया कि एमन वुमेन को एम्पावर भी करता है एंड इंश्योर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इन मैटर्स ऑफ पर्टिकुलरली मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, यही तीन मैटर में पर्टिकुलरली वुमेन जो होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मैरिज में अगर डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देते, और बहुत सारे आजकल पता है आप लोगों को, बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, मेल ऐसे होते हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम एक एजुकेटेड लड़की को शादी करेंगे, लेकिन शादी करने के बाद ना वो जॉब छोड़ देगी या फिर जॉब नहीं करेगी, हमारे परिवार संभालेगी। क्यों भाई? अगर एक लड़की एम्पावर होती है, अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? और लड़की जो होते हैं ना, उनके पास बहुत कैपेसिटी होती है, वो एक साथ, मेरी भी एक एक्सपीरियंस है कि देखिए जब मैं जॉब कर रही थी, तो हालाँकि अब मैं नहीं कर रही हूँ कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से, लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी, अपने बच्चे की ध्यान रख रही थी, अपने फैमिली की ध्यान रख रही थी, घर के काम भी कर रही थी। तो वुमेन बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो कभी कंप्लेन नहीं करती। तो लेकिन मेल की जो मेंटालिटी होती है वो यही सोचते हैं, हालाँकि आप लोग बुरा मत सोचिएगा, इस तरह से होता है हमारे सोसाइटी में। वो ये सोचे कि नहीं, अगर वो बाहर जाएगी ना तो तकलीफ होगी, घर की कैसे संभालेगी, हम तो घर में काम में हाथ नहीं बटा सकते, वो बच्चे कैसे संभालेगी, इस तरह से नहीं है। और इसी वजह से अगर डिवोर्स हो गया, कोई भी मेल का कुछ अफेयर चल गया और वो वहाँ पे शादी करना चाहता है, या फिर इसको छोड़ना चाहता है, जो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो कैसे गुजरा होगी उस लड़की की? तो उस तरह से कुछ कंडीशंस बन जाते हैं, इसलिए लड़कियां हमेशा एक्सपर्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में। तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में भी बहुत सारे लोगों की ये दिमाग में है कि
लड़कियां तो शादी करके ससुराल चली जाती है, तो पिता के बाद पुत्र जो मेल होते हैं, उनके सॉन होते हैं, उनको इनहेरिटेंस देने की बात किया जाता है। तो इस ये भी तो एक गलत बात है ना, क्योंकि बहुत जगह पे ये देखा गया है, जो लड़के होते हैं कई बार अपने बीवियों के साथ बाहर चले जाते हैं, माता पिता की ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पे लड़कियां ही काम आती है, ठीक है। उसी वजह से इनहेरिटेंस कभी कभी ये सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यूसीसी सक्सेशन एंड डिवोर्स के बारे में भी, ये इसको भी ईजियर करता है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज, कंट्रडिक्शंस एंड लीगल एम्बिग्विटीज, ठीक है। तो 6 में ये कहा जाता है कि सोशल कोहेशन को मेंटेन रखती है, फोस्टर करती है, और नेशनल इंटीग्रेशन को भी मेंटेन रखती है, जो कि हमारे एक इंडिया की डाइवर्स सोसाइटी में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फिर ये बात ये कहता है कि आर्टिकल 44 में जो इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है, इसको भी मेंटेन रखती है, इंश्योर करती है। 8 में ये क्या गए है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, जो भी अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, तो कैसे हुआ ये, अभी अभी तो नहीं हुआ ना। उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत सालों से दावा कर रही थी कि अब अगर मैं आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट ये दावा कर रहा था कि अगर मैं आ गया इलेक्शन में जीत के, तो मैं यूसीसी लागू कर दूंगा। तो जब आए उसके बाद तो नहीं किए, उसमें बहुत सारे प्रेशर आ गया। तो इस बार क्या हुआ, उन्होंने उनको लागू करना पड़ा, जबकि इलेक्शन इसी साल हो रहा है 2024 में। तो इसी वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स पाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो इसीलिए ये सब उसको रिड्यूस करने के लिए यूसीसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ और एक चीज़ ये होता है कि हमारे जो नेशन है अभी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो रहा है, डेवलप्ड नेशन के तरफ जा रहा है, तो लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं, उनकी मेंटालिटी भी मॉडर्न हो रही है। तो रिलीजियस चीज़ों को लेकर हम अपने लॉज को और आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि रिलीजियस से डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, रिलीजन से, ठीक है। इसीलिए एक सबके लिए, हर एक सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, एक एक बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीका है, मतलब बहुत ही एक क्या कहते हैं, बहुत सारे वुमेन इसमें फँस जाते हैं और तकलीफ झेलते हैं। पॉलीगैमी कंसेप्ट जो होता है, चाइल्ड मैरिज कंसेप्ट होता है, ये सब चीज़ों को यूसीसी ही यूसीसी लागू करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्नेस्ट में बात करते हैं, यूसीसी के एग्नेस्ट में क्या-क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पहली तो पॉइंट ये है कि ये रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंज करता है। मतलब देखिए, और माइट क्लास विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे कि आप लोग अभी अभी हम बता रहे थे कि शाहबानो केसेस में क्या हुआ, डिफरेंट रिलीजन में हम अपने रिलीजन छोड़ने के लिए राजी नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी अपने रिलीजन छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इस तरह से सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और जो एसटी होते हैं, मतलब ट्राइबल पीपल होते हैं, उनका एक डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, और उनके रिलीजन में घुसना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत डेंजरस भी होता है। तो इसीलिए ये रिलीजियस फ्रीडम को, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी का रिलीजियस फ्रीडम को ये हनन करता है। ये पहली पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है, ये यूसीसी लागू करके ना आप जो इंडिया के एसेंशियल फैब्रिक है, इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे कि हम इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 398 डायलेक्ट्स है एंड 645 ट्राइब्स प्रेजेंट होते हैं। इतने सारे ट्राइब्स, इतने सारे डायलेक्ट्स, इतने सारे ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद, और कितने सारे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें प्रेजेंट हैं इंडिया में, तो सबका तो एक ही तरह की धर्म नहीं हो सकता ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। मतलब हम धर्म को मानकर चलते हैं, अब हम अपने ग्रंथ शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो सबको भुलाकर एक लॉज को एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टैक्स है, ठीक है। इसलिए ये यूसीसी के एग्नेस्ट में जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहा गया है कि सेम बात कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ का डिफरेंट कॉस्ट्यूम होता है, डिफरेंट प्रैक्टिस होता है, तो ये उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्लास हो सकता है सोसाइटी में, और दंगे फसाद हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट पॉइंट ये कहा गया है, लॉ शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विदाउट देयर कंसेंट। हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होते हैं सोसाइटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन-कौन है? मैंने आपको पढ़ाया था जब फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 28-29 पढ़ा रही थी मैं, तब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में डिफाइन किया गया था वहाँ पे। वो जो 6 कम्युनिटीज़ हैं,
तो आप ज़रा बताना किस किस को याद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ठीक है। उस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉ नहीं बन रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये कहा गया है, रिलीजियस फ्रीडम का स्कोप एंड एम्बिट के बारे में कहीं पे डिस्कशन अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सिक्स्थ पॉइंट ये कहा गया है कि ये जो यूसीसी है वो आर्टिकल 25 के साथ ट्यून नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 25 ने क्या कहा कि प्रोटेक्शन फ्रीडम दिया गया है हर एक कम्युनिटी को, रिलीजन कम्युनिटी को, कि वो अपने लॉज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर यूसीसी हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ का लॉज हनन हो जाएगा, तो सबको एक ही लॉ मानना पड़ेगा जो कि आर्टिकल 25 के एगेंस्ट में जाता है। इसलिए यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हर एक कम्युनिटी में, हर एक स्टेट में। बात करें द यूसीसी में स्टाटस क्या है, इंडिया की स्टाटस क्या है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक, मतलब अभी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें ऐड हो गई है, उत्तराखंड स्टेट, सॉरी उत्तराखंड स्टेट, लेकिन उससे पहले ओनली गोवा एक स्टेट थी जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ था और कोई भी स्टेट में ये लागू नहीं हुआ था। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे पोर्तुगीज रोल कर रहे थे, पोर्तुगीज सिविल कोड चली आ रही थी 1867, जहाँ से people of all religions in Goa are subject to the same laws of मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन को लेकर यहाँ पे एक ही लॉ तभी से चली आ रही थी। तो अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, आप लोग याद रख सकते हैं। एक स्टोरी स्टोरी के हिसाब से, मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिविल यूसीसी लागू हुआ गोवा में, ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है जो कि इक्वल डिवीजन ऑफ इनकम के बारे में बात करता है, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड ऑल्सो बिटवीन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो भी हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होती, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जो भी प्रॉपर्टी परचेस होती है, जो भी इनकम होती है, वो इक्वल होती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर रहती है, मतलब शेयर अंदर ही रहती है, और उसमें चिल्ड्रन का भी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, मतलब चिल्ड्रन चिल्ड्रन का भी उसमें शेयर होती है। तो एवरी बर्थ, मैरिज एंड डेथ, यहाँ पे जो भी हो उसको कंपलसरी रजिस्टर्ड किया जाता है, और डिवोर्स के लिए डिफरेंट प्रोविजंस होती है, ठीक है। मुस्लिम्स जो कि यहाँ पे मैरिज रजिस्टर करते हैं, मुस्लिम्स लोग गोवा में, वो पॉलीगमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ट्रिपल तलाक के माध्यम से यहाँ पे डिवोर्स नहीं हो सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये कहा गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, ठीक है, अगर मैरिज है तो ऑल प्रॉपर्टी, जितने सारे प्रॉपर्टी है, जितने सारे धन संपत्ति है, वो स्पाउस के माध्यम इक्वल अक्वायर्ड किया जाएगा, मतलब जितने स्वामी के नाम पे है उतना स्त्री के नाम पे है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिवोर्स होता है, इस स्पाउस इन केस ऑफ डिवोर्स, उनका जो प्रॉपर्टी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच वो प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी, मतलब मेल को जितना मिलेगा फीमेल को भी उतना मिलेगा। और अगर डेथ हो गई, वो प्रॉपर्टी जितने सारे सर्वाइविंग ओनर्स मेंबर्स है वहाँ पे, उनके माध्यम में वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये उन्होंने ये कहा है, और एक फीचर से, पेरेंट्स कैन नॉट डिसहेरिट देयर चिल्ड्रन एंटायरली। कोई भी पेरेंट, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को डिस इनहेरेंट नहीं कर सकते, मतलब अपने संपत्ति से बेघर नहीं कर सकते, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जो आधा प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट उनके चिल्ड्रन के नाम पे करना होगा, और ये उनको जितने सारे चिल्ड्रन है उनके बीच अच्छे, मतलब ठीक से प्रॉपर्टी इक्वली उनके बीच और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इतने सारे फीचर्स हैं जो गोवा की जो ईसीसी कंडीशन है। तो गोवा को छोड़कर बाकी जितने सारे स्टेट्स हैं, उनमें कोई भी डिफरेंट पर्सनल लॉज होती है, कोई भी ईसीसी अभी तक नहीं हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो पर्सनल लॉज पर्टिकुलरली है क्या? देखिए करंटली नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीस एंड ज्यूज, जितने सारे कम्युनिटीज़ हैं उनमें डिफरेंट पर्सनल लॉज अभी प्रेजेंट है, और ये रिलीजियस आइडेंटिटी को बिलोंग करती है, मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है पर्सनल लॉ, ठीक है। और हमारे जो हिंदू पर्सनल लॉज है, इसमें अभी भी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मेंटेन होती है
इनकॉर्पोरेट होते हैं। डिफरेंस तब अराइज होती है जब हिंदू एंड मुस्लिम्स मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट होती है जब हिंदू कोई डिफरेंट कम्युनिटी के लड़की से शादी करते हैं, या फिर कोई भी हिंदू कोई भी डिफरेंट कम्युनिटी के कोई भी लड़का या लड़की से शादी करते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है जब हिंदूज कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय हिंदू पर्सनल लॉ, लेकिन मुस्लिम्स वहाँ पे उनके कुछ लॉज नहीं होते इस रिगार्डिंग, और वो अपने लॉज को मानते नहीं है, तो उसी तरह से वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में मैं आपको बता रही हूँ उत्तराखंड के टोटल हिस्ट्री के साथ क्या क्या हुआ था और आगे क्या क्या अभी प्रेजेंट है, कंडीशन है। तो यूसीसी जब कैंपेन हुआ था बीजेपी के 2014 में जनरल इलेक्शन में, वहाँ पे यह इस यूसीसी के बारे में बात किया गया था। यूसीसी उसके की कैंपेन प्रॉमिस था, जो बीजेपी लीडर थे उनके की प्रॉमिस थे कि मैं जीतने के बाद यूसीसी लागू कर दूंगा। लेकिन पार्टी प्रॉमिस टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ पर्सनल लॉज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन टू गवर्न सब्जेक्ट लाइक मैरिज के बारे में बात किया था, इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था, डिवोर्स एंड अडॉप्शन के बारे में वो बात किए थे कि इस तरह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। लेकिन to this poll promise was reiterated before 2022, जो लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसके वजह से 2022 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उत्तराखंड की, वहाँ पे ये बात बात झेली गई, मतलब उठाई गई एक बार। तो उसके साथ इसीलिए 2014 में जनरल इलेक्शंस जब अप्रोच हो रही है, जनरल इलेक्शन होने वाली है, उससे पहले फाइनली यूसीसी को लागू कर दिया गया। तो इसमें की कंसिडरेशन क्या था? जेंडर इक्वालिटी, पर्टिकुलरली इनहेरिटेंस, पॉलीगैमी, इद्दत एंड हलाल। इस बारे में इसको स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मुस्लिम वुमेन की, इसी वजह से इसको लागू करने की बात किया गया। तो जेंडर इक्वालिटी इसमें के पहली मुद्दा थी। और उसके बाद था मैंडेटरी डिक्लेरेशन टू स्टार्ट एंड टर्मिनेट लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप आजकल हमारे कंट्री में बहुत ही कॉमन हो रहा है। तो उसके बाद बहुत सारी क्राइम्स भी बन के आ रहे हैं, मतलब कई मर्डर हो रहा है, कई वुमेन एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इसी वजह से लिव इन रिलेशन को मैंडेटरी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, कब आप स्टार्ट कर रहे हो और कब उसको टर्मिनेट कर रहे हो, तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा। इसके बारे में भी कंसिडर किया गया था। द सिमिलर बिल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड बिफोर द असेंबलीज। और ये होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन होने के बाद गुजरात और असम में भी यूसीसी लागू हो सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है इसको यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में? पहली चैलेंज तो ये है कि हम जो जो पॉइंट्स पढ़े थे एग्नेस्ट में, वो पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। पहली पॉइंट ये है डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। आपको पता है इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, या इसमें बहुत कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत ट्राइबल पीपल्स रहते हैं। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है, रिलीजन्स। तो हर एक इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में अगर हम एक यूनिफॉर्म कोड लागू कर देते हैं, तो उनका हनन हो जाएगा, मतलब उनका डिफिकल्ट हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो सेकंड बात ये है रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। जितने सारे माइनॉरिटीज ग्रुप्स होते हैं, वो यही उनका मानना है कि यूसीसी हमारे रिलीजियस फ्रीडम को डेफिनेटली इन्फ्रिजन करेगा, हमारे कल्चरल ऑटोनॉमी को इन्फ्रिजन करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मेजोरिटेरियन लोग के लिए है। एक होमोजेनियस लॉ अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी को खो देंगे। मतलब यूसीसी को पर्टिकुलरली मेजॉरिटी जो मेजर लोग होते हैं, जो हिंदू कल्चर होता है, उनके ऊपर अगर उन वो सब कुछ मान के, मतलब उनको बेस करके कुछ लॉज बना दिया, तो उन माइनॉरिटी जो ग्रुप होते हैं, उनकी जो प्रथा चली आ रही होती है, उनका सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा। और जो कि आर्टिकल 25 में कहा गया है फंडामेंटल राइट, कि आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कल्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसको प्रोफेशन को प्रोपागेट भी कर सकते हो। ये हनन हो जाएगा यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन होने से। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस क्या है
कि हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में पर्टिकुलरली जब भी यूसीसी के बारे में बात किया जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में दंगे फसाद हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के डिबेट्स उभर कर आते हैं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल विलनेस नहीं रहती। गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया या फिर जुडिशियरी या फिर सिविल सोसाइटी, इनको इम्प्लीमेंट करने में साहस नहीं होती ड्यू टू दिस कि कम्युनल टेंशन्स कभी-कभी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दंगे-फसाद हो जाती है इसको लेकर। तो इसी वजह से वो साहस नहीं कर पाते या फिर कौन चाहता है कि सोसाइटी में इस तरह की कंडीशंस बने? सब चाहते हैं कि शांति में सब रहे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की कभी-कभी विल नहीं होती कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें कंट्री में। तो उसके बाद और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ये सब चीज़ें होने के लिए ना एक वाइड कंसल्टेशन की ज़रूरत है। हर एक वर्ग से, हर एक सोसाइटी से लोग लोग अपने आप आने चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए और सबका कंसेंट, सबका क्या कहते हैं उनका अ, मतलब ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, द जैसे कि रिलीजियस लीडर्स हो गए, लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने सारे एनजीओज में हैं, वो सब खुल के बात करना चाहिए इस बारे में। और इसमें एक रोब्यूस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए इसको एनफोर्समेंट करने के लिए और यूसीसी के बारे में अवेयरनेस करने के लिए कि इससे ये लागू होने से क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है सोसाइटी में, क्या-क्या मतलब इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है। सबके पास अवेयरनेस होनी चाहिए तो ही यूसीसी लागू हो सकती है सोसाइटी में। के बारे में क्या सजेशंस हो सकते हैं इसको लेकर? अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हो कि कोई भी स्टेट में इस तरह की कंडीशंस बनती है कि यूसीसी के बारे में बात किया जाता है, तब किस तरह के सजेशंस आप दे सकते हो? या फिर आप एक नागरिक के हिसाब से भी देखिए, पहले पॉइंट तो ये है यूनिफ़ॉर्मिटी, यूनिटी एंड यूनिफ़ॉर्मिटी। यूसीसी लागू होने से पहले ये यूसीसी डेफ़िनेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए इंडिया की मल्टीकल्चरलिज़्म एंड इसकी डाइवर्सिटी को प्रिज़र्व करना चाहिए। जो भी यूसीसी के अंडर रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, लॉज़ बनेंगे, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कंट्री एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। और उसमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो वो जो भी लॉज बने वो किसी के सेंटिमेंट्स के को हनन ना करे, सेंटिमेंट को हॉट ना करे। सब कल्चर को साथ में लेकर हम कैसे यूसीसी बना सकते हैं उसके बारे में बात करना होगा। सेकंड चीज़ ये है डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन विद स्टेक होल्डर्स, जितने सारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जितने सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े-बड़े बिजनेसमैन से या फिर सॉरी बिजनेसमैन तो नहीं, इतने सारे सोशल इन्फ्लुएंसर है, उनसे ये सब चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, ठीक है? खुल के। तो थर्ड बात ये है स्ट्राइकिंग बैलेंस। एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। कैसे? कि जो लॉ कमीशन है, वो ये बात ध्यान में रखना होगा उनको कि ओनली वही चीज़ों को एलिमिनेट किया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। ठीक है? आप कल्चर एक कल्चर में डिफरेंट कल्चर में एक डेफ़िनेटली एक चीज़ होगी, एक प्रथा होगी जो इस प्रथा को सब एगनेस्ट में होंगे, सब उसके खिलाफ होंगे। उस तरह की कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है? सब चीज़ों का नहीं, बस उसी चीज़ों को ध्यान रखना है। कल्चरल प्रैक्टिसेस मस्ट अलाइन विद सब्सटेंसिव इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस गोल्स। कल्चरल प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से अलाइन होना चाहिए जो कि इक्वालिटी के बारे में बात करे, जेंडर जस्टिस के बारे में बात करे, ठीक है? और उसके बाद कमीशन शुड अवॉइड कंट्रीब्यूटिंग टू रिएक्टिव कल्चरलिज्म अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। इस डिफरेंट कम्युनिटीज में ऐसी कोई भी लॉज, ऐसी कोई भी बात जिसको कमीशन अवॉइड करना चाहिए जो कि कल्चरलिज्म के खिलाफ हो। कल्चर मतलब कोई भी अगर लॉज ऐसी बन जाती है जो कि लोगों की कल्चरल सेंटिमेंट को हॉट करे, उस तरह की कुछ कंडीशन ना हो, वो ध्यान रखना होगा। फिर और एक बात इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया कि मुस्लिम क्लर्गी जो लोग होते हैं उनसे अपने पर्सनल लॉज को आइडेंटिफाई करने की, लॉ बाय आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव इश्यूज, उनके पर्सनल लॉज में जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है, ऑप्रेसिव इश्यूज है, उनको देख के जो मुस्लिम क्लर्गी लोग हैं उनको रिफॉर्म करने के बारे में बात करनी होगी, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर द राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी एंड एम्स फॉर कल्चरल अकोमोडेशन।
कल्चरल एकोमोडेशन करने के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोचना पड़ेगा, ठीक है। उस कल्चरल एकोमोडेशन करके ही वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मुस्लिम नीड्स टू क्वेश्चन वेदर प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगमी एंड आर्बिट्ररी यूनिलैटरल डाइवर्स अलाइन विद देयर कल्चरल वैल्यूज। मुस्लिम जो लोग होते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं, यूसीसी के खिलाफ, उनको ये बात पूछना पड़ेगा कि क्या आपका जो ट्रिपल तलाक है, इद्दत है या फिर जो हलाल है, जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, क्या आप कल्चरल वैल्यूज से ये सब चीज़ों का मिलता-जुलता होता है? क्या आप लोग को सही लगता है कि ये सब करना सही है? तो अगर उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी ये कहती है कि नहीं इसी से लागू होना चाहिए इस तरह की कंडीशन, तो इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है? उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि ये कितना गलत है सोसाइटी में, ठीक है? फोकस शुड बी ऑन अचीविंग जस्ट ए कोड दैट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस। हमारी पहली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इक्वालिटी एंड जस्टिस। सबको इक्वल जस्टिस मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबके साथ अच्छा हो। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस कोड को लागू करना है। तो ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड। तो देखिए कुछ प्रीलिम्स के हमारा तो यूसीसी कंप्लीट हो गया थियोरेटिकली, और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने यहाँ पे डाली है। अगर आप चाहे देखिए 2012 में एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द दैट टीपीएसपी इंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. Which of the above are the Gandhian principle? ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में इसमें क्या क्या आता है ये आपको बताना हैगा। ये प्रीलिम 2012 में आया था। कुछ क्या कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है आप लोगों की अच्छे से याद रखने के लिए। इसका आंसर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं इसके आंसर आपको दे दूँगी। उसी उसी कमेंट्स में ही मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, अगर मैं डिस्कशन करूँ बता ही देती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म प्रिंसिपल था वहाँ पे था, ठीक है। विलेज पंचायत तो गांधी जी के विजन्स थे। फिर कॉटेज इंडस्ट्री पे भी गांधी जी के विजन थे। सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये शायद गांधी जी के प्रिंसिपल्स में नहीं थे। तो 2 और 3 शायद बी होगा, ठीक है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग बताइए मुझे कमेंट में। यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि एक लेजिस्लेशन दैट कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पावर इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायोलेट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए थोड़ा पॉज करके। अगर नहीं बताए तो मैं इसका आंसर दे रही हूँ, बताइए क्या होगा। आर्टिकल 14 इसका आंसर है। तो हम एक मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि बता रहा है डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स, जो कि एक पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है वो इंडिया में लागू होने में क्या क्या फैक्टर इनिवेट मतलब जो कि लागू होने में इनिवेट कर रहा है उसके उस फैक्टर्स के बारे में बताना है आप लोगों को। तो मुझे लगता है आप लोग को अभी कोई भी परेशानी नहीं होगी आंसर राइटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डाला हुआ है। मुझे लगता है इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाया होगा इतने डिटेल्स में डिस्कशन करने के लिए। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को आगे इस तरह से कुछ वीडियोस देने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ग्रुप बने जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ हम शेयर करें किसका आंसर राइटिंग अच्छा है और क्या-क्या अच्छा हो सकता है, उस तरह की चीज़ें हो तो मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, वहाँ पे टेलीग्राम में जाकर आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही यहाँ पे रखेंगे, बहुत ही लेंथी हो गया है वीडियो, माफ़ करना लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।